नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आगाज, मंच पर खाली रही अतिथियों की कुर्सियां। कलेक्टर ने डीओ को लगाई कड़ी फटकार, सियासी गलियारों में मची खलबली। अवैध खनन रोकने पहुंचे पार्षद को जान से मारने की धमकी, मैदानी में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। पार्षद की शिकायत पर मामला दर्ज, कोई गिरफ्तारी नहीं। बिलासपुर रेंज आईजी की बड़ी पहल, अनुभव क्यूआर कोड से अब जनता सीधे आईजी को देगी थानों का फीडबैक। सभी 8 जिलों में व्यवस्था लागू, निर्भीकता से बात रखने की अपील। और ग्रैंड न्यूज की खबर का दिखा असर, सीएमडी कॉलेज के मालिक के मनमानी पर निगम का चला डंडा। वैध दस्तावेज पेश करने 9 फरवरी तक मोहलत, वरना मलबे में तब्दील होगा निर्माण। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आगाज जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के लिए उस वक्त असहज स्थिति में बदल गया जब आमंत्रण पत्र में दर्ज दिग्गज अतिथियों की कुर्सियां खाली नजर आई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और शहर के तमाम विधायकों की अनुपस्थिति ने एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। इस पूरी अव्यवस्था का ठिकरा सीधे तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे के सिर पर फोड़ा जा रहा है। खेल जगत और सियासी गलियारों में यह चर्चा गर्म है कि डीओ की लापरवाही ने जिले की साख को बट्टा लगाया है। वहीं कलेक्टर संजय अग्रवाल की नाराजगी ने इस आग में घी डालने का काम किया है। आइए देखते हैं आखिर क्या है पूरा माजरा। आयोजन की कमान संभाल रहे डीओ विजय तांडे पहले से ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे रहे हैं, लेकिन इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में हुई चूक ने उनकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कार्ड पर मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित विधायक अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक और धर्मजीत सिंह जैसे दिग्गजों के नाम अंकित थे, लेकिन मंच पर उनकी गैर मौजूदगी ने प्रशासन को बैकफुट पर धकेल दिया। सूत्रों की माने तो कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इस प्रोटोकॉल उल्लंघन और निमंत्रण प्रक्रिया में हुई भारी चूक को लेकर मंच के पीछे ही डीओ को कड़ी फटकार लगाई। पहली बार बिलासपुर को एक राष्ट्रीय आयोजन में इस तरह की प्रशासनिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। ये सही नहीं है, सभी को सूचना थी और मैं व्यक्तिगत रूप से सभी से संपर्क भी किया हूँ और ऐसी बात नहीं है जो जिस तरह से आप कह रहे हैं। 69वीं जो 17 वर्षीय जो देश भर के बच्चे आए हुए हैं उसमें कैसे ऐसा हम कर सकते हैं भाई, ये सोचने वाली बात है कि ये नहीं है करके। तो वो जो है ऐसा नहीं है, सत्य नहीं है वो। आखिर क्या कुछ लगे कि जो मंच वहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष या ना विधायक नजर आए ना कहीं नहीं, बाहर थे सर जो हैं, बस अभी विधायक माननीय महोदय लोग जो हैं बाहर थे, सभी से मैंने संपर्क किया। एक जो है हमारे विधायक जी जो हैं फील्ड में थे, साइकिल वितरण कर रहे थे। एक जो विधायक महोदय हैं वो आपका अपने क्षेत्र में थे। इसी तरह से जैसे कैबिनेट की बैठक थी तो जो मुख्य अतिथि थे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी वो नहीं आ पाए और एक विधायक जी हैं जो आउट ऑफ छत्तीसगढ़ रहे हैं। एक विधायक जी वो भी फील्ड में थे, अपने फील्ड में थे, वो कुछ कार्यक्रम था उनका तो वहाँ पर थे, तो दूर दराज में थे। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। हाँ, अब पूरे प्रयास मैंने किया है। प्रतिष्ठित पोर्टल में भी छापा गया है कि आपने वहाँ पे लापरवाही बरती और कलेक्टर महोदय ने आपको फटकार दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, स्वाभाविक रूप से बड़ा कार्यक्रम है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है और फटकार लगाना नहीं लगाना कौन सा पोर्टल बड़ा पोर्टल है ये मैं नहीं जानता, लेकिन सब मेरे लिए तो एक बराबर है। मैं नहीं कहता कि ये बड़ा पोर्टल छोटा पोर्टल, मेरे लिए बराबर है, लेकिन इस तरह का नहीं है वो, जो सही नहीं है। इन तमाम आरोपों और तीखी आलोचनाओं के बीच जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे ने अपना बचाव करते हुए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग की ओर से निमंत्रण भेजने में कोई कोताही नहीं बरती गई थी। पत्र भेजने के साथ साथ सभी अतिथियों को
व्यक्तिगत रूप से फोन पर भी सूचना दी गई थी। विजय तांडे ने तर्क दिया कि अतिथि अपने अपने क्षेत्रों में व्यस्त होने या शहर से बाहर होने के कारण शामिल नहीं हो सके। इसमें विभाग की कोई चूक नहीं है। कलेक्टर की फटकार पर उन्होंने सहज लहजे में कहा कि बड़े आयोजनों में थोड़ा बहुत दिशा निर्देश या फटकार सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन निमंत्रण न देने वाली बात निराधार है। उनके अनुसार विभाग ने अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। केरल में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए छत्तीसगढ़ के श्रमिक रामनारायण बघेल के परिजनों को न्याय और सहायता दिलाने की मांग तेज हो गई है। इस अमानवीय घटना के विरोध में आज बिलासपुर मुस्लिम समाज ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और पीड़ित परिवार के लिए ठोस मदद की अपील की है। आइए देखते हैं पूरी खबर। सक्ती जिले के करही ग्राम निवासी रामनारायण बघेल रोजगार की तलाश में केरल गए थे, लेकिन वहां उन्हें महज संदेह के आधार पर बांग्लादेशी बताकर भीड़ ने बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। यह घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार करती है। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मोहम्मद नूरुल हुदा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि रामनारायण कोई अपराधी नहीं थे, बल्कि अपने परिवार का भविष्य संवारने गए एक गरीब मजदूर थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर 80 से अधिक गंभीर चोटों के निशान मिले हैं, जो भीड़ की क्रूरता को साफ दर्शाते हैं। आज मृतक का परिवार बेहद दयनीय स्थिति में है। वृद्ध मां, विधवा पत्नी और 2 मासूम बच्चे जो कक्षा 6वीं और 4वीं में पढ़ते हैं, पूरी तरह बेसहारा हो चुके हैं। परिवार के पास आय का कोई साधन नहीं बचा है। मुस्लिम समाज ने शासन से 3 प्रमुख मांगे रखी है। पहली, पीड़ित परिवार को तत्काल 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। दूसरी, दोनों बच्चों की स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाए। और तीसरी, मृतक की विधवा पत्नी को योग्यता के अनुसार शासकीय नौकरी दी जाए। मोर बेटा है, अब पुलिस मन इसने ना करी छे बात, मैं समझाऊ नहीं पाया ना, तो मैं आने हमारे देवार मन ला समझी से ना तो बात करी से, और उसके नहीं समझे पाए ना तो आने मन ला हमारे देवार मन ला मत दे हैं तो मन बात करी से बढ़िया मन जाके महाबार के आगे हैं कहीं से। मोर बेटा है, पूछी से का खाए के, तो मैं वो रांधे हैं बेटा, खाए हैं कहे हैं, अब वो बताई से हमारे क्या कहे, इसने बताई से नहीं समझ पाए तो आने ला दे दे मोर दीवार मन ला। का बोल के मार दी सोला? बांग्लादेशी का के बांग्लादेशी बोल। हाँ, कमाए खाए के राल गे रही सेवाए तब बांग्लादेशी का के एको दिन काम नहीं करे, वहाँ बांग्लादेशी का के मार दे है। कौन मारी? वहाँ के हथियारा मारी नहीं, बांग्लादेशी बोल के वीडियो बना के मंजा ले लेके। हाँ मन जो मुआवजा राशि रखे है अजी है करोड़ों के तेला दे, 1 करोड़ के तेला दे दाए। लड़का मन के पढ़ाई के जिम्मेदार लेला सरकार है, और कुछ सरकारी नौकरी टूट फूट कुछ भी हो वाला दे दाए। पैसा कतक दिन पूरी हमन लोग गरीब आदमी वो एक ठो घर नकुरिया घर ल बनाए बस सरकारी घर निकले रही सिंदरा निवास रती ल बनाए बगे रही सेवा घर अधूरा है दूसर के घर में। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ कि गए थे कमाने खाने के लिए, लेकिन कुछ भीड़ ऐसे हो गए कि उनके भाषा देखकर बांग्लादेशी बोलकर मार दिया गया। मात्र 32 साल की उम्र में उनको मृत्यु घाट उतार दिया गया। अब भीड़ का कोई तो धर्म होता नहीं है, ना कोई जात होती है। एक जिम्मेदार आदमी को मारा गया है, बस उन्हीं के साथ पूरा मुस्लिम समाज, आप देख रहे होंगे पूरे यंग लड़के खड़े हुए हैं, उनके साथ खड़ा हुआ है और कुछ मांगों को लेकर खड़ा हुआ है। तो 3 बिंदुओं के आधार पर अपनी बात रखना चाहूँगा। शासन से, छत्तीसगढ़ शासन से मांग है, मृतक रामनारायण बघेल के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा तत्काल स्वीकृत किया जाए। दूसरा, मृतक के दोनों नाबालिग बच्चों की संपूर्ण शिक्षा का जितने सरकार के द्वारा पूरा वहन किया जाए। तीसरा, मृतक की विधवा पत्नी को योग्यता अनुसार तत्काल उपयुक्त शासकीय नौकरी प्रदान की जाए, जिससे परिवार के स्थायी जो भी है उस चीज़ को कर सके। समाज ने उम्मीद जताई है कि शासन इस दर्दनाक घटना को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित परिवार को जल्द न्याय और राहत प्रदान करेगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
बिलासपुर जिले के जनपद पंचायत तखतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत सागर में सरपंच के खिलाफ गंभीर आरोपों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पंचायत के उप सरपंच और सभी पंचों ने एकजुट होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए सरपंच अंजू लता पांडे को पद से हटाने की मांग की है। मामला भ्रष्टाचार और शासकीय धन के दुरुपयोग से जुड़ा बताया जा रहा है। आइए देखते हैं पूरी खबर। उप सरपंच और पंचों का आरोप है कि ग्राम पंचायत सागर में मनरेगा और अन्य योजनाओं के तहत कराए जा रहे विकास कार्यों में भारी अनियमितताएं की जा रही है। शिकायत के अनुसार चेक डैम निर्माण के लिए खसरा नंबर 1820 स्वीकृत था, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर इसे अन्य खसरा नंबरों पर बनवाया जा रहा है। इससे किसानों की जमीन और फसलों के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। इतना ही नहीं, निर्माण की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। जहां 4 फीट नींव की ढलाई होनी थी, वहां महज 1 फीट काम कर बड़े बड़े बोल्डर पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे गंभीर आरोप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत को लेकर सामने आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2023-24 में 8 लाख रुपए की लागत से स्वास्थ्य केंद्र का पूर्ण नवीनीकरण हो चुका है। इसके बावजूद उसी भवन की दोबारा मरम्मत के नाम पर करीब 9.5 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। आरोप है कि यह राशि फर्जी तरीके से निकालने की तैयारी की जा रही है। पंचों और उप सरपंच ने मांग की है कि पूरे मामले की जांच जिला स्तरीय टीम से कराई जाए। उनका कहना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो सरपंच को धारा 40 के तहत पद से हटाया जाए। हमारे गांव के सरपंच के विरुद्ध शिकायत लेके आए हैं। सरपंच के द्वारा लगातार हमारे गांव में अनियमितता बरती जा रही है। गांव में 14 लाख रुपए का चेक डैम पास हुआ था। उक्त कार्य को जिस खसरे पे हम ग्राम पंचायत ने प्रस्तावित कराया था, उस खसरे पे सरपंच के द्वारा नहीं बनाया जा रहा है, दूसरे खसरे पर निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही पूरे कंक्रीट ढलाई से चेक डैम निर्माण कराया जाना था, जिसमें कंक्रीट ढलाई से न कर नीचे में बोल्डर डालकर बोल्डर को ऊपर से कंक्रीट से ढक कर लिपापोती कर कंक्रीट का काम कराया जा रहा है। हम सभी पंचगढ़ों ने कई बार सरपंच महोदय से निवेदन किया कि ऐसा ना करें। एक बरसात में चेक डैम जो है बह जाएगा। 14 लाख रुपए का काम है। ऐसी अनियमितता में आप आगे चल के हमारा पंचायत बदनाम होगा। सरपंच जो है लगातार मनमानी कर रहा है, हमारे पंचगढ़ों को अनदेखा कर रहा है, वो सुनने को स्वीकार नहीं कर रहा है। साथ ही हॉस्पिटल में कार्य कराया गया है। 8.5 लाख रुपए का कार्य पिछले वर्ष कराया गया था आरएस के द्वारा टेंडर लगाकर। उक्त कार्य दोबारा फिर से स्वीकृत हो गया। अभी वर्तमान में सरपंच के द्वारा उस कार्य को 9.5 लाख रुपए स्वीकृति मिला, जिसको सरपंच द्वारा फिर कराया गया। वही कार्य जो पहले जिसमें पेंटिंग पोताई हुआ था, छत का रिपेयरिंग हुआ था, नीचे टाइल्स का रिपेयरिंग हुआ था, सारा कार्य पिछले वर्ष हो चुका था। बावजूद इसके आरएस विभाग के द्वारा कराए जाने के बावजूद जो गुणवत्तापूर्ण था, अभी वर्तमान में सरपंच ने उसी काम को दोबारा फिर से करा दिया। जनपद पंचायत तखतपुर के द्वारा ग्राम वालों ने जब शिकायत किया तो जनपद पंचायत तखतपुर वालों ने इसकी लिपापोती कर वो अपना किसी बाहरी व्यक्ति से ला के काम को करवा रहा है। हम पंचगढ़ों ने कई बार उनको मना किया है कि ऐसा लिपापोती कार्य न करे, बावजूद इसके वो हम पंचगढ़ों के सुनने के बजाय लगातार सिर्फ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जी लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हॉस्पिटल परिसर में जो काम कराया है उसमें भी लिपापोती की गई है। जी साथ ही हमारा एक सांस्कृतिक मंच है जहाँ पे पूरे गाँव के लोग उस जगह का उपयोग करते हैं। वहाँ पे साहू समाज को जमीन को बेचने का प्रयास कर रहा है सरपंच जो है। सरकारी जमीन को शासकीय जमीन है जिसमें सामुदायिक भवन पास हुआ है, अन्य खसरे नंबर पे 285 खसरा नंबर पे पास हुआ है। सरपंच योजनाबद्ध तरीका से उस जगह को साहू समाज को अधिकृत करना चाह रही है, जबकि हम पंचगढ़ सभी असहमत हैं, मना कर चुके हैं। कुछ जगह को किसी भी समाज को हम नहीं देंगे, पूरा गांव उसका स्वतंत्र रूप से उपयोग करेगा। सरपंच के द्वारा नहीं मानने से हम काफ़ी नाराज़ हैं, हमारे पंचगढ़ नाराज़ हैं। 13 वार्ड में हम धारा 40 के तहत सरपंच को हटाने की मांग कर रहे हैं। अगर सरपंच नहीं हटता है, धारा 40 में निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो हम माननीय हाई कोर्ट के समक्ष जाके उनके पास न्यायालय में आवेदन देंगे, चक्का जाम करेंगे, उग्र आंदोलन की जाएगी। जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे चक्का जाम करेंगे और जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट की शरण भी लेंगे। अब सवाल यह है कि प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर क्या कदम उठाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। विद्यार्थियों का तनाव कम करने और उन्हें परीक्षा के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाने वाला परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम इस वर्ष 6 फरवरी को सुबह 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का जिले के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। जिले और विकासखंड मुख्यालयों में संचालित कई स्कूलों में इस कार्यक्रम को सामूहिक रूप से दिखाने की तैयारी की गई है। शिक्षा विभाग ने जनप्रतिनिधियों को भी कार्यक्रम देखने के लिए आमंत्रित करने को कहा है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा से पहले विद्यार्थियों में होने वाले तनाव,
डर और निराशा को दूर करना है ताकि बच्चे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकें और खुद को अकेला न महसूस करें। समग्र शिक्षा के सहायक कार्यक्रम समन्वयक सुनीता पांडे ने बताया कि इस वर्ष जिले से लगभग 1,90,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण कराया है। यह इस कार्यक्रम का 9वां संस्करण है। उन्होंने बताया कि इस बार बिलासपुर जिले के किसी भी विद्यार्थी को सीधे सवाल पूछने का अवसर नहीं मिला, लेकिन विद्यार्थियों ने अपने सवाल वीडियो और फोटो के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी विजय पांडे ने भी इस कार्यक्रम को बेहद उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी सीखने का अच्छा अवसर है। जिले और ब्लॉक स्तर पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रार्थना सभा भवन में संपन्न होगा, जहां प्रोजेक्टर की व्यवस्था कर विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से कार्यक्रम दिखाया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण यूट्यूब, फेसबुक, दूरदर्शन, PME विद्या टीवी, रेडियो चैनलों और विभिन्न OTT प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। इसके अलावा स्कूल शिक्षा सचिव ने निर्देश दिए हैं कि जिले के सार्वजनिक और निजी स्थानों पर भी इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर देखा जाए। परीक्षा पे चर्चा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी कार्य है, जिसमें वो हमेशा हमारे विद्यार्थियों को परीक्षा के में जो भी उनको भय होता है या परीक्षा से पूर्व तैयारी में जो भी उनको एक निराशा उत्पन्न होती है, उससे उभरने के लिए और अच्छे परिणाम के लिए। तो ये 9वां संस्करण है और यहाँ पर हमारे बिलासपुर ज़िले से 1,90,000 के करीब विद्यार्थी, पालक और शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया गया है। और प्रश्न पूछने का अवसर तो इस बार हमारे ज़िले को नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन सारे ही बच्चों ने अपने वीडियोस और क्वेश्चन जो हैं वो पोर्टल में डाउनलोड किए थे। और कल इसका जो है परीक्षा पे चर्चा का प्रसारण पूरे ज़िले स्तर पर प्रत्येक विद्यालय को करने के निर्देश हमने प्रसारित किए हैं। और साथ ही सभी जो विकासखंड मुख्यालय है वहाँ पर एक एक विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और ज़िले में एक कार्यक्रम जो हमारे प्रार्थना भवन है वहाँ पर हमने प्रातः 10 बजे बच्चों को बुलाया है। और वहाँ पर जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी उस समय उपलब्ध होंगे या जो प्रतिनिधि उस समय ज़िले में उपलब्ध होंगे वो उनको वहाँ पे बुलाया जाएगा। और हमारा जो शिक्षा विभाग है वहाँ पर उपस्थित होगा। और हमने वहाँ पर सभी विद्यालयों को प्रोजेक्टर, दूरदर्शन, जो भी ऑडियो वीडियो, जो भी रिसोर्सेस उनके पास हैं उसके द्वारा इस प्रोग्राम को दिखाने के लिए हमने निर्देश भी दिया है। और हम इसका जो भी उसके बाद में कितने विद्यार्थियों ने देखा, कितने पालक सम्मिलित हुए, इसकी जानकारी कलेक्ट करने के लिए भी हम लोगों ने अभी गूगल शीट बनाकर सभी ज़िले में प्रसारित किया है। और हमारे विद्यार्थी जो हैं वो सभी 10 बजे जो है इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर एवं विद्यालय स्तर पर तैयारी कर ली गई है। और सभी बच्चे और शिक्षक हमारे सब जो हैं अपने अपने विद्यालय में जिला स्तर पर विभिन्न अधिकारीगण, बच्चे, शिक्षक ये सब उपस्थित रहेंगे। ब्लॉक स्तर पर भी वही व्यवस्था की गई है। तो ये जो है एक अच्छी बात है, ताकि परीक्षा के दबाव जो रहता है उससे, उस दबाव से बचने के लिए बच्चों को इस बात को अवश्य सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को अवश्य सुनना चाहिए, उनको समझने की आवश्यकता है, ताकि बच्चों में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना करने की प्रवृत्ति उस पर ना आए। तो ठीक है, अच्छी बात है ये। और ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर हमारे जो है यहाँ प्रार्थना सभा भवन में प्रयास की गई है। वहाँ पर पूरे जो है रहेंगे, बच्चे भी आएंगे, टीचर आएंगे, उनके जिला प्रशासन के अधिकारी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 9 वर्षों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर रहे हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा को बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव के रूप में प्रस्तुत करना और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
बिलासपुर के सरकंडा थाना अंतर्गत मोपका क्षेत्र में सरकारी बाबा तालाब पर खनिज माफियाओं द्वारा मशीनों के जरिए धड़ल्ले से किए जा रहे अवैध खनन का मामला अब गर्मा गया है। घटना उस वक्त की है जब सूचना मिलने पर स्थानीय पार्षद मोहन श्रीवास मौके पर पहुंचे और अवैध खुदाई को रुकवाने का प्रयास किया। पार्षद के विरोध से आक्रोशित होकर माफियाओं और उनके समर्थकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और सरेआम गाली गलौज करते हुए बदसलूकी की। हद तो तब हो गई जब दबंगों ने पार्षद को उनके कर्तव्य पालन के दौरान ही जान से मारने की धमकी दे डाली। इस घटना के बाद क्षेत्र में भारी तनाव का माहौल व्याप्त हो गया है। पार्षद मोहन श्रीवास की लिखित शिकायत पर सरकंडा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी प्रदीप आर्य ने कहा कि शिकायत मिली है, मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सरकंडा में अपराध पंजीबद्ध किया है। प्रार्थी ने बताया था कि कुछ लोगों के द्वारा उनको धमकी और गाली गलौज किया गया है। इस संबंध में थाना में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अग्रिम विवेचना जारी है। किनके बीच का मामला है सर? ये मोहन श्रीवास हैं और एक उनके विपक्ष जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट की है, उनके संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बिलासपुर जिले से मजदूर शोषण का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां ठेकेदार पर 9 आदिवासी मजदूरों का 2 माह का वेतन नहीं देने का आरोप लगा है। पीड़ित मजदूरों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मामला ग्राम पंचायत आमा मूढ़ा सेमी पानी बैगा पारा का है। यहाँ रहने वाले बैगा जनजाति के 9 मजदूरों को दिसंबर 2023 में ठेकेदार शैलू कश्यप निवासी बिलासपुर द्वारा कांकेर जिले के विभिन्न गांवों में बिजली पोल और कनेक्शन लगाने के काम के लिए ले जाया गया था। मजदूरों से 500 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई थी। आरोप है कि मजदूरों से करीब 2 माह तक लगातार काम कराया गया, लेकिन अब तक उन्हें उनकी मेहनत की मजदूरी नहीं दी गई है। पीड़ित मजदूरों का कहना है कि जब वे अपनी मजदूरी मांगते हैं तो ठेकेदार उन्हें सिर्फ तारीख पर तारीख देता है। इतना ही नहीं, बार बार मांग करने पर उन्हें धमकाया भी जा रहा है। मजदूरों में चंद्रपाल बैगा, सुख सिंह बैगा, रामकुमार बैगा, ज्ञान सिंह बैगा सहित कुल 9 लोग शामिल हैं, जिनका करीब 30-30 हजार रुपए वेतन बकाया है। मजदूरों और आजाद युवा संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि 15 दिनों के भीतर सभी मजदूरों की मजदूरी दिलाई जाए। चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन और जिला कार्यालय के घेराव की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब देखना होगा कि इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। बहुत सारे गांव में काम करे हैं तो हमारा पैसा नहीं मिले है। ठेकेदार के नाम शैलू कश्यप है और 2023 में काम करे हैं। हम 23-24 में 2023 दिसंबर के मतलब काम कर रहे हैं। दिसंबर और 2024 जनवरी में 2 महीना काम करे हैं, ओकर पैसा हमरा नहीं मिले। कहाँ काकर लंगर है काम करे, कौन लेके गए? शैलू कश्यप ठेकेदार वही लेके गई से। हाँ। तो क्या बोलते पेमेंट पर बोलते हैं कि तारीख बताते हैं। कितना पैसा हुई तो? 2 महीना के पैसे है। क्या रुपया? 500 रोजी में 30,000 का। क्या जिन कर रहा है टोटल? 9 जन। क्या चाहते थे? हमारा पैसा मिलना चाहिए। कोटा क्षेत्र के आदिवासी बैगा जनजाति के लोगों को बिलासपुर का बिजली ठेकेदार शैलू कश्यप नामक व्यक्ति द्वारा इन लोगों को कोंडा जिला, बस्तर, कांकेर आदि विभिन्न गांव में बिजली पोल और उसमें कनेक्शन का कार्य करवाने के लिए लेके गया हुआ था। 2 माह से इनका ये लोग काम करने के बाद में अब यह मजदूरी जब ये लोग मांग रहे हैं तो इनको मजदूरी के रूप में घुमाया जा रहा है। 2023 से ये लोग काम करे हुए हैं, 24 को ये लोग वापस आए हैं। आने के बाद ये लगातार बस आज एक महीना में दे रहा, अगले महीना दे रहा, लगातार घुमाते हुए आ रहा है। अब ये बात आज़ाद युवा संगठन के बीच में आई है तो हम लोग संगठन के ये लोग सदस्य भी हैं, तो हम लोग ये आज माननीय कलेक्टर महोदय को श्रम विभाग में और आदिवासी विभाग में ज्ञापन देकर आए हैं। और हमारी यही मांग है कि ये 9 लोग हैं जो इनमें मुख्य रूप से है आपका चंद्रपाल बैगा, सुख सिंह बैगा। तो आगे क्या करेंगे? आगे अगर नहीं होता है तो फिर संगठन द्वारा घेराव करने के लिए बाध्य होंगे। बिलासपुर जिले में सरकारी स्कूलों की छात्राओं की सुविधा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने और एजेंसी बदलने के बावजूद जिले के सैकड़ों स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट आज भी अधूरे पड़े हैं। हाईकोर्ट की तय डेडलाइन गुजरे 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदली। अब प्रशासन ने 8 मार्च की नई समय सारणी तय की है।
आइए देखते हैं पूरी खबर। जिले के शासकीय स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के नाम पर हालात बेहद चिंताजनक हैं। स्कूलों में शौचालयों की कमी के चलते छात्राओं को आज भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई स्कूलों में छात्राएं मजबूरी में खुले में जाने को विवश है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि 15 जून 2025 तक सभी स्कूलों में शौचालयों की मरम्मत और नए निर्माण का काम पूरा किया जाए, लेकिन 1 साल बाद भी आदेश हवा में ही नजर आ रहा है। विभागीय खींचतान इस देरी की बड़ी वजह बनकर सामने आई है। शुरुआत में शिक्षा विभाग ने निर्माण की जिम्मेदारी RES को सौंपी और 1.5 करोड़ रुपए भी जारी किए गए। काम समय पर शुरू नहीं हुआ तो एजेंसी बदलकर जिला पंचायत को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। मौजूदा स्थिति यह है कि 508 स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट आज भी अधूरे हैं। TL बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने नाराजगी जाहिर करते हुए 8 मार्च तक हर हाल में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे का कहना है कि मार्च तक काम पूरा करने की तैयारी की जा रही है। मरम्मत का कार्य 8 मार्च तक हो जाएगा, मान लो थोड़ा बहुत बच भी जाएगा। सवाल साफ है, जब फंड की कोई कमी नहीं और हाई कोर्ट का आदेश भी मौजूद है तो फिर छात्राओं को आज तक शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा क्यों नहीं मिल पाई। अब देखना होगा कि प्रशासन की चेतावनी सिर्फ बयान बनकर रह जाती है या वाकई जमीनी बदलाव नजर आता है। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर पुलिस रेंज में तकनीक और पारदर्शिता के संगम से पुलिसिंग को एक नई दिशा देने की कवायद शुरू हुई है। पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग की परिकल्पना से तैयार अनुभव QR कोड का गुरुवार को बिलासपुर पुलिस लाइन के चेतना हॉल में भव्य शुभारंभ किया गया। इस नवाचार के माध्यम से अब थाने आने वाला कोई भी फरियादी सीधे पुलिस के आला अधिकारियों तक अपनी बात और फीडबैक पहुंचा सकेगा। कार्यक्रम में संभाग आयुक्त, IG, कलेक्टर और SSP सहित रेंज के सभी जिलों के पुलिस कप्तान वर्चुअली शामिल हुए। महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने इस ऐप के उद्देश्य को बतलाते हुए कहा कि अब पुलिस को तकनीकी रूप से सक्षम और जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनना होगा। रेंज के सभी 8 जिलों बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, मुंगेली, GPM, सारंगगढ़ और सक्ती के थानों में ये QR कोड लगा दिए गए हैं। इसे स्कैन करते ही एक सरल गूगल फॉर्म खुलेगा जिसमें नागरिक थाने के व्यवहार और व्यवस्था पर अपनी राय दे सकेंगे। खास बात यह है कि फीडबैक देने वाला व्यक्ति अपनी पहचान और मोबाइल नंबर पूरी तरह गोपनीय रख सकता है। IGP ने जनता से अपील की है कि वे निर्भय होकर वास्तविक फीडबैक साझा करें ताकि पुलिसिंग की व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। हम एक अनुभव नाम से एक QR कोड जारी कर रहे हैं जिसका उद्देश्य है कि जो भी आगंतुक थानों में जाते हैं हमारे, वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो शेयर करने के लिए। तो ये QR कोड रेंज के सभी जिलों के सभी थानों में, चौकियों में चस्पा किया जाएगा, जिससे कोई भी प्रार्थी या कोई भी व्यक्ति थाने जाता है इसको स्कैन कर सकता है और उससे एक फीडबैक फॉर्म है वो फॉर्म भर सकता है और उस फॉर्म की जो इनपुट है वो सीधा हमारे रेंज कार्यालय में आएगी। उसके आधार पर क्या क्या व्यवस्था थानों में सुधारनी है उसको लेकर पुलिस अधीक्षकों को उसकी जानकारी दी जाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे हम एक बेहतर पुलिसिंग देने में मदद कर सकते। वहाँ पे अभी हमने रिसेंटली ही शुरू किया था, करीब 1 महीना ही हुआ था, तो उसके अभी धीरे धीरे इनपुट आ रहे थे। लोगों की जो समस्याएं थी, जैसे बैठने की थाने में इशू था, कई प्रकार ज़्यादा वेट पर आने की इशू हमें रियलाइज़ हुआ, तो उस संबंध में थाना प्रभारियों को भी सेंसिटाइज किया गया, काउंसलिंग भी की गई उनकी, और जहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने वाले थे वो भी करने शुरू किए गए थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ भी इस व्यवस्था को शुरू करेंगे और धीरे धीरे बेहतर पुलिसिंग देंगे। हमारे सभी स्टाफ बहुत संवेदनशील है, लेकिन बहुत कुछ ऐसी भी शिकायतें, बहुत कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स या मामले ऐसे आते हैं जिसमें कि हमारा जो पीड़ित व्यक्ति है या जो
कंप्लेनेंट आया है थाने में वो संतुष्ट नहीं होता है, या तो पुलिस के एक एटमॉस्फेयर से, या उसकी सुनवाई के दौरान, या उसकी संतुष्टि उसके बताए अनुसार उसकी शिकायत नहीं दर्ज की जाती है, या उसके साथ कोई दुर्व्यवहार भी हो जाता है। ऐसी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए, ऐसी चीज़ों को के बारे में फीडबैक लेने के लिए, जिससे कि और ज़्यादा पुलिस को रिस्पॉन्सिव बनाया जा सके, पुलिस को अकाउंटेबल बनाया जा सके, हमारे स्टाफ में भी वो संवेदनशीलता और बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए हमारे पुलिस महानिरीक्षक महोदय के द्वारा एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही सरल एक अनुभव नाम का ऐप डिजाइन किया गया है। एसएसपी बिलासपुर रजनीश सिंह ने बताया कि जिले के सभी थानों में कोड स्थापित कर दिए गए हैं और प्राप्त फीडबैक के आधार पर थाने की कार्यप्रणाली में सुधार किया गया है। कार्यक्रम के अंत में एक वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए इसके उपयोग की बारीकियां समझाई गई और अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर इस गरिमामय आयोजन का समापन किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर में अवैध नशे और अवैध हथियारों के नेटवर्क को नस्तनाबूद करने के लिए बिलासपुर पुलिस ने एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। सीएसपी निमितेश सिंह के नेतृत्व में मिनी बस्ती जौरहा भाटा क्षेत्र में घेराबंदी कर न केवल भारी मात्रा में नशीले टैबलेट्स जब्त किए गए, बल्कि अवैध ऑटोमेटिक पिस्टल और जिंदा कारतूसों के साथ एक अंतर्राज्यीय सप्लायर को भी दबोचा गया है। इस कार्रवाई से पुलिस ने नशे और हथियारों के उस नेटवर्क को तोड़ दिया है जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ था। आइए देखते हैं क्या है पूरा माजरा। पुलिस की विशेष टीम ने सबसे पहले मिनी बस्ती जौरहा भाटा में रेड कार्रवाई की, जहां आरोपी स्वराज कुर्रे को रंगे हाथों पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 1100 नग प्रतिबंधित नाइट्राजेपॉम टैबलेट, एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 20 जिंदा कारतूस और 2 मैगनीज बरामद की गई। कड़ाई से पूछताछ करने पर स्वराज ने खुलासा किया कि हथियारों की यह खेप उसे भोपाल के कुख्यात सप्लायर धीरेन्द्र सिंह तोमर ने पहुंचाई थी। धीरेन्द्र पहले भी बिलासपुर में हथियार सप्लाई के मामलों में फरार चल रहा था। सूचना मिलते ही बिलासपुर पुलिस की एक टीम तत्काल भोपाल रवाना हुई और वहां के अवधपुरी इलाके से आरोपी धीरेन्द्र तोमर को एक पिस्टल और 2 मैगनीज के साथ गिरफ्तार कर लिया। नशे के विरुद्ध लगातार बिलासपुर पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मिनी बस्ती में सूचना मिली थी कि एक स्वराज कुर्रे हैं, उसके नशीली दवाएं बेची जा रही हैं उसके द्वारा करके, तो उसके घर में सीएसपी सिविल लाइन के नेतृत्व में रेड किया गया, जहां से 1100 प्रतिबंधित नाइट्रा टेबलेट उसके पास से बरामद हुई और साथ ही में एक पिस्टल, 3 मैगजीन, 20 कारतूस उसके पास से मिले थे। आरोपी के अगेंस्ट में नारकोटिक एक्ट की धारा और आर्म्स एक्ट की धारा में FIR किया गया, उसको अरेस्ट किया गया है और हथियार के संबंध में उससे पूछताछ की गई, तो जिसको उसने भोपाल में धीरेन्द्र सिंह तोमर जो है उसके पास से लेके आना बताया था। यहाँ से उसमें हम लोगों ने तुरंत पुलिस की टीम रवाना की थी, जहाँ से भोपाल से जो आरोपी है धीरेन्द्र सिंह तोमर, उसको भी अरेस्ट किया गया है। उसके पास से 1 पिस्टल, 2 मैगजीन, इस तरह से पूरे मामले में 2 पिस्टल और 5 मैगजीन, 20 कारतूस जो है जब्त किए गए हैं और साथ ही में 1100 नशीली टेबलेट जब्ती की गई है। इसमें और भी जो है जो दवाओं की सप्लाई करने वाले हैं, इनका जो आर्म्स जहां से मंगाते थे या उसकी फैक्ट्री के संबंध में भी पूछताछ किया जा रहा है। शीघ्र इन सभी की गिरफ्तारी बिल्कुल लगातार जो भी नशे के कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है, सभी प्रकरणों में इन टू इन कार्रवाई किया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई में कुल 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, 20 कारतूस, 4 मैगनीज और एक धारदार चाकू और जुपिटर स्कूटी जब्त की गई है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस ने धीरेन्द्र तोमर को रिमांड पर लिया है ताकि इस गिरोह से जुड़े अन्य गुर्गों का पता लगाया जा सके। पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पुलिस ने आरोपियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों की पहचान कर ली है और जल्द ही उन पर वैधानिक जब्ती व आर्थिक प्रहार की कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के पौष इलाके व्यापार विहार से बड़ी खबर आई है, जहां मामूली सड़क विवाद ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। ऑटो और स्कूटी की टक्कर के बाद 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। बात सिर्फ हाथापाई तक नहीं रुकी, बल्कि एक पक्ष ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस अब CCTV के जरिए हमलावरों की तलाश में जुटी है।
मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के व्यापार विहार रोड का है। जानकारी के मुताबिक बजाज शोरूम में काम करने वाला एक युवक ऑटो लेकर यार्ड की ओर जा रहा था। इसी दौरान उसकी स्कूटी सवार एक युवक से टक्कर हो गई। मिली जानकारी के अनुसार शुरुआत में दोनों के बीच केवल कहासुनी हुई थी, लेकिन देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। स्कूटी सवार युवक वहां से चला गया और कुछ देर बाद अपने अन्य साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर वापस लौटा। शोरूम के पास पहुंचते ही उन्होंने ऑटो चालक युवक पर हमला बोल दिया। ऑटो बजाज का सेंटर है, वहाँ से उनके कर्मचारी कुछ ऑटो को लेकर उनके यार्ड ले जा रहे थे कि भारती नगर चौक के पास में एक स्कूटी से टकराए। वहाँ पे उनका वाद विवाद मारपीट हुआ था। उसी बात को लेकर ये जो लड़के हैं फिर स्कूटी वाले ऑटो बजाज के यहाँ गए हैं और वहाँ पे जाकर मारपीट भी किए हैं। इसमें एक लड़के के दोनों लड़कों को खुले में चोट आई है, जो किसी नुकीले वस्तु से होना प्रतीत हो रहा है और इसमें अभी FIR दर्ज भी कर रहे हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं। अपने साथी को पिटता देख शोरूम के अन्य कर्मचारी और युवक के साथी भी साथ साथ बीच बचाव करने पहुंचे, जिसके बाद दोनों गुटों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान स्कूटी सवार गुट ने धारदार हथियार निकाल लिए और दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल लाइन TI SR साहू ने बताया कि पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के तथाकथित रसूखदारों को शायद लगता है कि नियमों की किताबें सिर्फ आम जनता के लिए लिखी गई हैं। CMD कॉलेज के मालिक संजय दुबे की भी यही गलतफहमी थी, जिसे ग्रैंड न्यूज ने आज से ठीक 1 महीने पहले बेनकाब किया था। हमने महीने भर पहले ही अपनी रिपोर्ट में बता दिया था कि शिक्षा की आड़ में गोल बाजार की तंग गलियों में कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। महीनों भर तक प्रोटोकॉल और रसूख के पीछे छिपे रहे इस मामले में आखिरकार निगम को झुकना ही पड़ा। जूना बिलासपुर के अमरनाथ जड़ी बूटी गली में बिना किसी वैध अनुमति के सीना ताने खड़े इस अवैध निर्माण पर अब निगम ने अंतिम नोटिस की मुहर लगा दी है। जो संजय दुबे अपने कॉलेज के छात्रों को अनुशासन और नियम सिखाने का दावा करते हैं, वे खुद वार्ड क्रमांक 30 में बिना अनुमति पुरानी बिल्डिंग तोड़कर नया अवैध किला बनाने में मशगूल थे। निगम ने उन्हें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि तीसरी बार नोटिस थमाया है, क्योंकि पिछले 2 नोटिसों को तो कॉलेज के मालिक साहब ने रद्दी के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझा। अब निगम प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि 9 फरवरी तक दस्तावेज पेश नहीं हुए तो नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307(3) के तहत इस अवैध ढांचे को मलबे में तब्दील किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज की निडर पत्रकारिता का ही असर है कि आज रसूख की दीवारें दरक रही हैं और निगम के पास कार्रवाई के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। अब देखना होगा कि दूसरों का भविष्य बनाने वाले संजय दुबे अपने इस अवैध ढांचे के साम्राज्य का भविष्य कैसे बचाते हैं। सीपत थाना क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर बड़ी स्ट्राइक की है। ग्राम खांडा में मुखबिर की सटीक सूचना पर घेराबंदी करते हुए सीपत पुलिस ने एक महिला को अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बनाते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान मौके से भारी मात्रा में निर्मित शराब और उसे बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस की इस मुस्तैदी ने क्षेत्र के शराब माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है। ग्राम खांडा में लंबे समय से अवैध शराब के निर्माण की खबरें आ रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम ने छापामार कार्रवाई की। मौके पर अंजनी सिदार नामक महिला को कच्ची शराब उतारते हुए पकड़ा गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने 110 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 22,000 रुपए बताई जा रही है। शराब के साथ साथ भट्टी में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम के बर्तन, पाइप और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए हैं। वहीं सीपत पुलिस इस अवैध कारोबार से बनाए संपत्ति की जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ आबकारी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
थाना सीपत में यह कार्रवाई की गई है आबकारी एक्ट के तहत धारा 34(1) क च 34(2) के तहत सीपत थाना का एक ग्राम खांडा नामक गांव है, जहां पर एक महिला अंजनी सिलार के पास से हमें 110 लीटर शराब जब्ती की है। इसके साथ साथ शराब बनाने के उपकरण अन्य बर्तन भी पुलिस ने जब्त किए हैं। महिला को रिमांड पर भेजा गया है। जानकारी मिली कि वहाँ अधिकतर घरों में शराब बनाई जाती है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में यह भी कार्रवाई की गई थी और इनमें जो धाराएं लगाई हैं इनके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य धाराएं भी इसमें समाहित की गई हैं। यदि यह तथ्य आता है कि इनके द्वारा इस शराब के अवैध व्यापार से संपत्तियां भी बनाई गई हैं तो पुलिस उन पर भी कार्रवाई करेगी। पुलिस की सिंगल कार्रवाई है कि आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई? इसमें इस कार्रवाई में पुलिस सीपत थाना के अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल थे। इस पूरी कार्रवाई ने जहां पुलिस की कार्यप्रणाली की साख बढ़ाई है, वहीं एक गंभीर यक्ष प्रश्न भी खड़ा कर दिया है। सवाल ये है कि अवैध शराब और नशे के कारोबार को रोकना क्या केवल पुलिस का ही दायित्व है और आबकारी विभाग, जिसका प्राथमिक कार्य ही शराब के अवैध व्यापार और निर्माण पर लगाम कसना है, वह अक्सर इस मामले में नदारद नजर आता है। यह बेहद चिंताजनक विषय है कि जिस विभाग को जमीन पर उतरकर ऐसी गतिविधियों को जड़ से मिटाना चाहिए, उसकी निष्क्रियता के कारण पुलिस को अपने मूल कार्यों के अतिरिक्त इन मोर्चों पर भी जूझना पड़ रहा है। जिम्मेदार विभाग की चुप्पी और पुलिस की लगातार सक्रियता व्यवस्था की एक बड़ी विडंबना को उजागर करती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। आस्था, विश्वास और भावनाओं से भरा एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय दृश्य बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर तब देखने को मिला। श्री राम लला दर्शन योजना के अंतर्गत आस्था स्पेशल ट्रेन बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या धाम के लिए जब रवाना हुई। यह विशेष ट्रेन जब स्टेशन पर खड़ी थी तब पूरा परिसर भक्ति और उल्लास से सराबोर नजर आया। गाजे बाजे, पारंपरिक नृत्य, तिलक, फूलमालाएं और पुष्प वर्षा के बीच श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। जय श्री राम के जय घोष से स्टेशन गूंज उठा और हर चेहरा श्रद्धा व खुशी से चमकता दिखाई दिया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि श्री राम लला दर्शन योजना श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का सम्मान है। यह योजना समाज के हर वर्ग को प्रभु श्री राम के दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर रही है। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय की संवेदनशील सोच और जन कल्याणकारी दृष्टिकोण का सशक्त उदाहरण बताया। श्रद्धालुओं ने इस पावन यात्रा के लिए शासन और प्रशासन के प्रति आभार जताया। कई श्रद्धालु भावुक नजर आए और इसे अपने जीवन का यादगार क्षण बताया। गौरतलब है कि यह आस्था स्पेशल ट्रेन श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम के साथ साथ काशी विश्वनाथ के भी दर्शन कराएगी। यह यात्रा न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का भी संदेश दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार और विष्णुदेव साय के महती योजना के रूप में एक प्रकार से श्री राम लला दर्शन योजना, अयोध्या धाम योजना जो प्रारंभ किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को बारी बारी से मौका मिल रहा है और यह सरकार की अद्भुत पहल है, क्योंकि रामलला की दर्शन हमारे जीवन का एक अहम पहलू है और हमारा सौभाग्य है कि हम सभी को, जितने भी यात्री जिनका सौभाग्य है वो रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस योजना के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का ये ननिहाल है और हमको हमारे जो आराध्य है प्रभु श्री रामचंद्र जी, उनके दर्शन करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। हम विष्णुदेव सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।